हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आज हम यही सेकंड चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दें। और थैंक यू जो आप लोग मुझे कमेंट्स दे रहे हैं या जितने भी मुझे अप्रिसिएशन मिल रहे हैं। तो अब हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इट्स ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखो क्यों है इम्पॉर्टेंट, अभी इन चीज़ों को समझते हैं। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उनको ये पता था कि जो फ्रीडम ऑफ इंडिया है, इंडिपेंडेंट जो इंडिया है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है और जो फ्रीडम मिली हुई है वो हमें बहुत स्ट्रगल के बाद मिली हुई है। तो इसमें जितनी भी सिटीज़न हैं उन सबको इक्वलिटी में लाना, उन सब के लिए वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करना भी एक चैलेंज है। तो उनके अनुसार इन सारी जितनी भी समस्याओं को हल करने के लिए उनको एक ऐसी चीज़ लगी कि कोई ना कोई एक डायरेक्टिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, जिसके थ्रू उस काम को किया जा सके। लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन इन पॉलिसीज़ को हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बाउंडेड कर दे कि नहीं, ऐसा ही बनना नहीं बनाना चाहता है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया, लेकिन उन्हें जो जुडिशरी के तरीके से उन्हें लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है कि भाई जैसे कानून में अमेंडमेंट एक्ट में चेंज करके। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जो गवर्नमेंट है अगर वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए जुडिशरी गवर्नमेंट को आदेश दे। ओके, तो इसलिए कहा यह जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी तरीके से नॉन जजेबल हैं। भाई आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इशू किया ही नहीं है ऐसे रूल्स, तो वो नॉन जजेबल है। आप उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते हो। इट्स मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ए हिस्सा है ना, जिसे जुडिशरी द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि इन जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके पीछे एक मॉरल पावर होनी चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट को ये एक बाउंडेड होनी चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो डायरेक्टिव पॉइंट्स को बहुत सीरियसली ले, भाई आगे बढ़ने की चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचें। इसके अलावा वो ऐसा भी मानते थे कि जो पीपल हैं उन्हें लागू कराने की ज़िम्मेदारी भी हमारी फ्यूचर वाली गवर्नमेंट पर डालेगी। तो यानी कुछ इस तरीके की इश्यूज़ रहे, उसके बाद हमने सोच थी उन लोगों की और हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया। अब जिन बातों को हमने ऐड किया, भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेंट, जैसे द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट। वे सारे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक सोसाइटी के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। सेकंड, जैसे सर्टेन राइट्स, वे अधिकार जो सिटीज़न को अपने फंडामेंटल राइट्स के अलावा मिलने चाहिए। और लास्ट है सर्टेन पॉलिसीज़ दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये उसके कंटेंट हैं। मीन्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको देखने से आपको कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर की जो थॉट है वो उनका ये था कि आने वाला जो हमारा इंडिया हो वो इस तरीके का हो। जैसे समय समय पे जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने का प्रयास किया। जैसे हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लॉज हुए, नेशनलाइज्ड बैंक हुए, ज़मींदारी ऑब्लाइजेशंस बिल हुए, एंड टेक न्यूमरस फैक्ट्रीज जो लॉज थे वो सारे हुए। शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जितने भी रिजर्वेशन के प्रयास हुए, कोशिशें हुई, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने इन सब चीज़ों को फॉलो किया लागू करने के प्रयास में। जैसे शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, लोगों को काम करने का अधिकार है, इन सब को इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे स्कूली बच्चों के लिए मिल का दिन का जो खाना होता है जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, मिड डे मील स्कीम, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। अब है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। भाई इन 1976 द 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड हुआ। इसके अलावा जितने भी अमंग अदर थिंग्स दिस अमेंडमेंट इंसर्ट ए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स इन ऑल 10 ड्यूटीज़। भाई उस समय तो जब स्टार्टिंग हुई थी तब 10 थी, 10
फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने शामिल किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में हमने उसको 11 नंबर की उसमें ऐड की है, जिसमें सिटीज़न वी मस्ट अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई अपने संविधान का हमें पालन करना चाहिए। हमारी जितनी भी मेन बातें होती हैं ना, जैसे हमें किसी चीज़ को माननी है, हमारी कंट्री की सुरक्षा हो सकती है, हमें सभी लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना है, एनवायरनमेंट को सेव करना है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नेशनल फ्लैग और नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करनी है। तो इन बातों को हमने उसमें शामिल किया है। परंतु जो हाउ एवर इट मस्ट बी नोट दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो फंडामेंटल राइट्स को पालन करने के आधार पर उनकी ये शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है, हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है कि आप इनको फॉलो करोगे तभी, जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करोगे तभी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। यानी ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। तो यानी ये हमें हमारे ऊपर ये कि हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। एंड लास्ट टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक भी हम फंडामेंटल राइट्स और गवर्नमेंट के कुछ कार्यों पर रिस्ट्रिक्शंस की बात लगाते हैं, वहीं पर फंडामेंटल राइट्स है जो दूसरे तरीके से अपने काम को करने के लिए लोगों को प्रेरणा देता है। और ये हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके अंदर होने वाले ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने शामिल किया गया है। एंड जो लास्ट इसमें हमारे पास आ जाता है, लास्ट टॉपिक है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट्स में अब कंपलसरी हो गया है। बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देयर वाज वन इम्पॉर्टेंट रीज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली देयर वाज ए फंडामेंटल राइट्स, और इसमें हमारे पास जो है वो है प्रॉपर्टी का राइट। जो 1950 की जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसे अनेक कानून बनाए जिससे प्रॉपर्टी का जो राइट है उस पर रेस्ट्रिक्शंस हुई, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड हो गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट चला, और आखिरी में यही फैसला हुआ कि 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट है ने अपने डिसीज़न में कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट नहीं माना है, और कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो चेंजेस हुए हैं इसे रिस्ट्रिक्टेड करने का अधिकार दिया गया है। और 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने 44वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, और उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट है उसे फंडामेंटल राइट्स की सूची से निकाल कर, लिस्टेड से निकाल कर, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग उसे एक हमारे लीगल कानून में, लीगल वे में, लीगल राइट में उसको ऐड करवा दिया है। और आपके इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डिफरेंसेस, यानी आपको अगर कुछ भी इसके बारे में बताना हो तो आप इसमें अपनी व्यूज़ दे सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। सो नाउ टेक केयर, बाय बाय, और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।